गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। सो फाइनली हम लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पहुंच चुके हैं, दैट इज कॉम्बिनेशंस। ठीक है, टिल नाउ व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड इन द थ्री एक्सरसाइजेस। पहली एक्सरसाइज में अपन ने एक थ्योरम सीखी जो कि काफी हद तक, इवन काफी हद तक वो परमुटेशन से मैच करती है ना। परमुटेशन करके सारे क्वेश्चंस हम उस वाली थ्योरम से कर पा रहे थे। एक्चुअली वो थ्योरम जो बेस बनी है परमुटेशन का कॉन्सेप्ट क्रिएट करने में, है ना, जिसका नाम था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.2 में हमने क्या किया, एक नई चीज सीखी, फैक्टोरियल नोटेशन। जैसे हर बार कुछ नया आ रहा है तो इस बार नया आया फैक्टोरियल नोटेशन। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा नया निकल के आया तो वो सीखा। तो वैसे इसमें क्या नई चीज नहीं निकल के आई, फैक्टोरियल 8 लगा दो, फैक्टोरियल नोटेशन। देन एक्सरसाइज 7.3 में हमने किया परम्यूटेशन, एंड फाइनली एक्सरसाइज 7.4 में हम पहुंचे हैं कॉम्बिनेशंस। ठीक है, सो दिस इज द ऑफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.4। ओके, दिस इज द ऑफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.4। अब स्टार्ट में वहीं से करूंगा, अभी डेफिनेशन एफिनेशन सब बता देंगे, लिख भी लेंगे, एनसीईआरटी की कॉपी पेस्ट करनी है, कुछ क्वेश्चंस करने वो सब कर लेंगे, और वो सब तो हमेशा करते हैं। लेकिन स्टार्ट हम वापस, जब परमुटेशन करवा रहा था तभी मैंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के डिफरेंस से स्टार्ट किया था। अभी जब मैं कॉम्बिनेशन करवा रहा हूँ तो वापस मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के डिफरेंस से ही इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ, दोनों के डिफरेंस क्या है, तभी आगे हमको कॉम्बिनेशन को डिटेल समझ में आएगा। तो वही कुछ एग्जाम्पल लेके, है ना। तो लेट अस से मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लो मेरे पास कुछ लेटर्स हैं, राइट। मेरे पास कुछ लेटर्स हैं, लेटर्स से मेरे पास लेटर्स हैं ए, बी, सी एंड डी। दीज फोर लेटर्स आर अवेलेबल विथ मी। और मुझे जो है, लेट अस से, मुझे जो है दो लेटर्स का एक वर्ड बनाना है। मुझे क्या है, दो लेटर्स का एक वर्ड बनाना है। ठीक है, तो दो लेटर्स का वर्ड बनाने का क्वेश्चन परमुटेशन का होता है, ये हम इतनी देर से कर रहे हैं। किसका होता है वो क्वेश्चन, वो परमुटेशन का होता है। वो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का होता है कि नहीं होता है हमको पता भी नहीं, एक्चुअली हमको कॉम्बिनेशन ही नहीं पता। लेकिन वो दो लेटर, अभी तक हमने एक्सरसाइज 7.3 में जितने भी क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें हम जब भी हमको फोर लेटर वर्ड बनाना था तो ये सारे क्वेश्चन परमुटेशन के थे, इतना मुझे पता है, परमुटेशन लग जाता है उसमें। ठीक है ना। तो सपोज करो आपको दो लेटर का वर्ड बनाना है, तो आप जनरल सोचो, आप जनरल वे में क्या करोगे। आपको दो लेटर का वर्ड बनाना है तो सबसे पहले आप इनमें से दो लेटर सेलेक्ट करोगे। तो लेटर से आपने सेलेक्ट किया ए और बी को। आपने किसको सेलेक्ट किया, ए और बी को। तो ये ए और बी जो है मेरा सिलेक्शन नंबर 1 हो गया। सिलेक्शन नंबर 1, पहला सिलेक्शन। ठीक है। अब ए और बी सेलेक्ट होने के बाद फिर आप क्या करोगे, इससे वर्ड भी तो बनाओगे। अभी तो केवल आपने लेटर्स पिक किए, अब वर्ड बनाओगे। तो आप बनाओगे या तो ए बी, पहले में ए, दूसरे में बी। मतलब पहली पोजीशन पे ए और दूसरी पोजीशन पे बी, ये ए बी नाम का एक वर्ड बने। और वर्ड जब भी बनाते हैं विथ और विथआउट मीनिंग बनाते हैं तो वो तो सोचना नहीं है। तो पहला वर्ड तो आपका ये बन गया। लेकिन आप कहोगे सर ए और बी से तो बी कॉमा ए, ये वाला वर्ड भी बन सकता है। ठीक है। तो ए और बी सिलेक्शन होने के बाद ये दो वर्ड पॉसिबल है, ये चीज समझ में आई। फिर आप कहोगे सर जरूरी थोड़ा ना ए और बी सेलेक्ट करें, हम तो ए और सी सेलेक्ट करेंगे। हम तो क्या करेंगे, ए और सी। तो सिलेक्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, ए कॉमा सी। दिस विल बी योर सिलेक्शन नंबर 2। समझ आ रहा है, सिलेक्शन नंबर 2। अब सपोज करो आपने सिलेक्शन नंबर 2 पिक कर लिया, ए और सी, तो अगेन ए और सी से भी आप दो वर्ड्स बना सकते हो। एक वर्ड बना सकते हो आप ए सी, इसी सीक्वेंस में, और एक वर्ड बना सकते हो आप सी कॉमा ए। ये दो वर्ड और तैयार हो गए, टोटल 4 वर्ड्स अभी तक आपके पॉसिबल बन पाए दो लेटर के। फिर आप कहोगे सर ए कॉमा बी से दो बने, ए कॉमा सी से दो बने, अब मैं ए और डी को भी तो सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो क्या करोगे आप, ए कॉमा सी, सिलेक्शन नंबर 3, ए कॉमा डी, सिलेक्शन नंबर 3। ठीक है, सिलेक्शन नंबर 3, ये हो जाएगा आपका। अब आपने ए और डी सेलेक्ट कर लिया, तो ए और डी सेलेक्ट करने के बाद अगेन यू हैव द टू ऑप्शंस, उसको दो वर्ड बनाने को। बोलो क्या क्या वर्ड बनेंगे आपके ए और डी से, बोलो ए डी एंड देन डी ए। ये चीज आप समझ रहे हो, ठीक है। क्या और भी सिलेक्शन पॉसिबल्स हैं क्या, ए बी, ए सी, ए डी, और सिलेक्शन भी पॉसिबल है क्या, सोचो, बोलो अगला सिलेक्शन हो सकता है क्या और, ए सी डी। देखो सीक्वेंस में चलो, ए के साथ बी ले लिया, ए के साथ सी ले लिया, प्रोबेबिलिटी में करते थे ना 10th में, ए के साथ डी ले लिया, तो अब बी के साथ सी, बी के साथ सी। तो बी कॉमा सी, दिस विल बी योर सिलेक्शन नंबर 4। दिस विल बी योर सिलेक्शन नंबर 4। और इससे भी आप दो वर्ड्स बना सकते हो, कौन कौन से, बोलो बी कॉमा सी एंड सी कॉमा बी।
क्योंकि जब आप वर्ड्स बनाओगे तो उल्टा भी तो कर सकते हो। ठीक है, और बताओ, और कोई सिलेक्शन बचा? क्या? बी डी, यस। सिलेक्शन 4 के बाद आ जाओ। सिलेक्शन नंबर 5 इज बी कॉमा डी। दिस विल बी योर सिलेक्शन नंबर 5। और ऑब्वियसली जब सबसे ही दो बना रहे हो तो इससे भी दो ही बनाओगे, बताओ। इससे भी दो ही बनाओगे तो क्या हो जाएगा? बी कॉमा डी एंड डी कॉमा बी। इज दिस क्लियर? ओके, सिलेक्शन नंबर 5। अब बताओ एनी अदर सिलेक्शन पॉसिबल? सी डी, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सी डी। इसके अलावा तो शायद ही कोई बचाओ, चेक करो। सी कॉमा डी, तो दिस विल बी योर सिलेक्शन नंबर 6। और इससे भी आप दो वर्ड्स बना दोगे, क्या? सी डी एंड डी सी। ठीक है, तो आप देखो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस आर पॉसिबल? 6। जो रेड मार्क किए हुए हैं ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन नंबर 1, सिलेक्शन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। तो हाउ मेनी सिलेक्शंस आर पॉसिबल? 6 सिलेक्शंस आर पॉसिबल। और हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल? वर्ड्स कितने बन पाए? तो दो, दो 4, दो 6, दो 8, दो 10, दो 12, 12 वर्ड्स बन पाए। तो जो वर्ड्स बनाए वो तो थे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, जो सिलेक्शन की वो है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो आपने आपने डिफरेंस पिक किया क्या? बताओ दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? जो आपने वर्ड्स पिक किए वो जो रेड मार्क हैं, सिलेक्शन नंबर 1, सिलेक्शन नंबर 2, सिलेक्शन नंबर 3, ये तो है कॉम्बिनेशंस। और जो वर्ड्स आप बना रहे हो, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए से कॉमा सी, मैंने कहा कि वर्ड्स बताओ सारे, तो आप ये वर्ड्स बताओगे। सर पहला वर्ड ले लो ए कॉमा बी, दूसरा बी कॉमा है, तीसरा ए कॉमा सी, चौथा सी कॉमा है, फिर ए कॉमा डी, डी कॉमा है, बी कॉमा सी कॉमा बी कॉमा डी, डी कॉमा बी, सी कॉमा डी, डी कॉमा सी। ये तो सर 12 वर्ड्स पॉसिबल है। और आप चाहे ऐसे करके देख लो, वर्ड्स 12 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। पुरानी थ्योरीज को यूज करो, 7.1, 7.3 में आपने कहा सर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ उससे करके बताओ 12 वर्ड्स बन रहे हैं क्या? तो देखो, दो वर्ड्स अगर दो लेटर का अगर आप वर्ड बनाओगे तो चार ऑप्शंस हैं। तो पहले को आप चार तरीकों से भर सकते हो और दूसरे को तीन तरीकों से भर सकते हो, तो चार तीन 12 वर्ड्स बन रहे हैं ना। आपको कि सर परमुटेशन वाले फॉर्मूले से बताओ, तो ये लो, टोटल अवेलेबल कितने हैं? चार। टोटल अवेलेबल कितने? चार। उठाने कितने? दो। तो 4p2 यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, 4 माइनस 2 यानी 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल जब आप करेंगे इसको, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, कट गया, 4 3 जा 12। तो 12 वर्ड्स आ रहे हैं। और 12 वर्ड्स कौन कौन से आ रहे हैं वो भी बता दिए मैंने। ठीक है, बट सिलेक्शन हमारे कितने हो रहे हैं? छह। छह सिलेक्शन कितने हो रहे हैं? छह। अब आप पिक करो इस पूरे इलस्ट्रेशन से, क्या आपको समझ आया कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझना ही उसकी डेफिनेशन है। डिफरेंस समझ लोगे ना तो डेफिनेशन समझ में आ गई। बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन? परमुटेशन में तो बताते कि कितने बनेंगे, सिलेक्शन में बता रहे हैं कितने बनेंगे, छह छह बन रहे हैं ना। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सोचो कि 6 कॉम्बिनेशंस हैं, 12 परमुटेशंस हैं। कॉम्बिनेशन फिक्स रहता है। दिस इज नॉट द आंसर। बोलो। एक 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 बात बस कोई भी बोल दे, वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को, परमुटेशन से कॉम्बिनेशन को ले जाती है, और कॉम्बिनेशन को, वो जो बीच की लाइन है ना, जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है, वो एक वर्ड आपके मुंह से नहीं निकल रहा। एक ही बात है बस। नहीं है समझ? सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन, पहली बात तो दोनों चीज सेम है। सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन, परमुटेशन या अरेंजमेंट, मैंने आपको कल भी बताया था, परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट्स, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। तो कॉम्बिनेशंस में ऑर्डर मैटर नहीं करता, परमुटेशंस में ऑर्डर मैटर कर रहा है। ए कोमा बी, बी कोमा ए, दो अलग अरेंजमेंट्स काउंट हो रहे हैं, बट कॉम्बिनेशन में दोनों एक ही सिलेक्शन काउंट हो रहा है। दोनों एक ही सिलेक्शन काउंट हो रहा है। मैं ए कोमा बी, अगर सिलेक्शन हो गया ए कोमा बी का, तो मैं दोबारा नया सिलेक्शन बी कोमा ए लिखूंगा नहीं। वो तो एक ही वो तो सेम पहले वाला सिलेक्शन है। यानी दो अलग अलग काउंट नहीं हो रहे, यानी कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, इधर ऑर्डर मैटर कर रहा है। क्योंकि अरेंजमेंट में तो ऑर्डर मैटर करेगा, सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। मैंने आपको इंडियन क्रिकेट टीम का भी एग्जांपल दिया था। देखो, जब हमको वर्ड्स बनाने, तो वर्ड्स बनाने तो आर ओ एस एक अलग वर्ड है, लेकिन आर एस ई ओ एक अलग वर्ड है।
तो दो अलग अलग वर्ड्स है ये, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा था, तो वर्ड्स बनाने होते थे तो परमुटेशंस निकालते थे। जहां पर भी, और आपको बच्चे लाके वो नहीं बताएगा कि बेटा इसमें परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा। आप सोचो जो गिवन प्रॉब्लम है हमारे सामने, उसमें मैं जो चीजों को उठाऊंगा, उठा के रखूंगा, तो ऑर्डर मैटर करेगा या नहीं करेगा। जैसे मेरे को वर्ड्स बनाने हैं, तो वर्ड्स बनाने में तुमको आर ओ एस ई एक अलग वर्ड बनेगा और आर एस ई ओ एक अलग वर्ड बनेगा, तो ऑर्डर मैटर करेगा। तो आपको खुद को सोचना है, तो परमुटेशन का क्वेश्चन है। और जब आपको पिक करना हो और ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा हो, तब वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में 15 लोग हैं, 15 लोगों में से आपको 11 को पिक करना है, तो आप विराट कोहली को पहले पिक करके, रोहित शर्मा को दूसरे नंबर पे पिक करो, केएल राहुल को तीसरे नंबर पिक करो, एंड सो ऑन, ऐसे 11 खिलाड़ी पिक कर लो, तो एक टीम बन गई। लेकिन अगर आप पहले पोजीशन पे रोहित शर्मा को पिक करके, दूसरे पे विराट कोहली को पिक करके, तीसरे पे केएल राहुल के, और ऐसे कुछ औरों का भी ऑर्डर चेंज कर दो, तो भी टीम तो वही बनी। आप ऐसे थोड़ा कहोगे ये दो अलग अलग टीम है, आप ऐसे थोड़ा कहोगे दो अलग अलग टीम है, नहीं, टीम तो वही है। तो वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों को सेलेक्ट करना कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन 15 लेटर के वर्ड में से 11 लेटर का वर्ड बनाना परमुटेशन की प्रॉब्लम है। क्योंकि वर्ड बनाते हैं तो ऑर्डर मैटर करता है, सेलेक्ट करते हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इज दिस क्लियर? अभी आपके क्लास मान लो 100 जन है, मेरे को कोई 5 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो मैं 5 लोग सेलेक्ट करूंगा, चाहे किसी भी ऑर्डर में सेलेक्ट करूं, ऑर्डर मैटर थोड़ा ना करेगा कि ए को, बी को, सी को, डी को, ई को कर लिया, फिर मैंने दूसरा अरेंजमेंट कह दिया बी को, ए को, तो वो तो अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, बस ऑर्डर चेंज हो रहा है, लेकिन सिलेक्शन तो वही है। तो सेलेक्ट करना इज ए प्रॉब्लम ऑफ कॉम्बिनेशन। तो देखो, आर ओ एस ई एक अरेंजमेंट है। अब मैंने ओ को इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, आर एस ओ ई, आर एस ओ ई, तो ये एक दूसरा वर्ड है कि नहीं है? मैंने कहा कि सारे वर्ड्स बताओ, तो आर ओ एस ई एक डिफरेंट वर्ड है और आर एस ओ ई एक डिफरेंट वर्ड है या नहीं? मैंने कहा कि आप तीनों में से, सपोज करो आप तीनों में से, आप आयुषी ये और ये, मेरे को 2 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो मैंने सेलेक्ट किया आपको और आयुषी को, और तो आपको और आयुषी को सेलेक्ट किया, या आयुषी को और आपको सेलेक्ट किया, सिलेक्शन तो वही हुआ ना। तो ये दो अलग अलग सिलेक्शन काउंट थोड़ी ना हुआ है भाई। आप सोचो ऑप्शंस कितने हैं, तो ऑप्शंस कितने हैं, तो मैंने कहा कि आयुषी को और अनुष्का को सेलेक्ट करना मेरे पास एक ऑप्शन है, क्योंकि 2 लोगों को सेलेक्ट करना है। और मैं ऐसे तो नहीं कह सकता हूँ सर दूसरा ऑप्शन भी है, अनुष्का और आयुषी को सेलेक्ट करना, अरे सेलेक्ट तो वही हो रहे हैं। तो जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता कि पहले किसको लो और बाद में किसको लो, वो सिलेक्शन है यानी वो कॉम्बिनेशन है, और जहां पे मैटर करता है वहां पे वो अरेंजमेंट है यानी कि परम्यूटेशन है। ठीक है। यहाँ पे रेड मार्क की वजह से एबीसीडी में से सेलेक्ट ही करना है, उठाना है बस, तो ए और बी उठा लिए। अब ए और बी उठा लिए, तो मैं थोड़ा ना कहूंगा कि मेरी जेब में ए और बी है, तो मैं ऐसे तो ना कहूंगा कि मेरी जेब में ए और बी भी है और बी और ए भी है। ये दो अलग अलग केस तो ना काउंट कर रहे हैं, ये तो चीजें ऑब्जेक्ट्स रखी हैं। हाँ, जब उनको फिर मैं अरेंज करने बैठ रहा हूँ, जैसे वर्ड बना रहा हूँ, तो वर्ड बना रहा हूँ, तो ए बी अलग वर्ड बन रहा है और बी एक अलग वर्ड बन रहा है। तो ब्लू मार्क तो है आपके परमुटेशन, जो रेड मार्क है नंबर ऑफ सिलेक्शन तो है 6। ठीक है। सर ये 12 परमुटेशंस हैं, इसका तो फॉर्मूला आपने एक नहीं दो दो दिए हैं, एक तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग के हिसाब से और एक परमुटेशन का फॉर्मूला, ये 4 एनपीआर का। अब सिलेक्शन क्या ऐसे काउंट करने पड़ेंगे, इसका भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा, ऑब्वियसली होगा। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला। डिफरेंस समझ में आ गया तो डेफिनेशन समझ में आ गई, है ना? अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला। तो एनसीईआरटी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार कॉम्बिनेशन की, एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स फॉर्मूला। और कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं कॉम्बिनेशंस के, वो समझ के, और थोड़ा टाइम मिलेगा तो एक आधा एग्जांपल देखें, ठीक है? ठीक है साहब। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एनसीईआरटी एग्जांपल। कॉम्बिनेशन का मतलब उसने सिलेक्शन दे रखा होगा, सीधी सीधी बात है। उस टाइम में मैंने डिफरेंस बताया था, अभी भी डिफरेंस बता रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंस ही डेफिनेशन है। डिफरेंस इसकी डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन उस टाइम लिखी थी क्या? क्या लिखी थी बताओ, बोलो क्या लिखी थी? डेफिनेशन नहीं लिखी? ओके, टेल मी। हाँ, हाँ मुझे बताओ कि कॉम्बिनेशन की, परमुटेशन की डेफिनेशन क्या लिखी थी, उसी से अपन बस उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ये बात उसमें कंटिन्यू कर लेंगे ना। लिखो बताओ। हम्म। 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 तो देखो, ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट, तो कॉम्बिनेशन इज ए सिलेक्शन। लिखो, कॉम्बिनेशन इज ए सिलेक्शन, उसमें से डेफिनेशन बनाते हैं, हमकी बुक में गिवन ही नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम बना सकते हैं। ए कॉम्बिनेशन इज ए सिलेक्शन, सिलेक्शन को आप करो अंडरलाइन। कोई भी बोले कॉम्बिनेशन क्या है, आप कहोगे सिलेक्शन है,
सिलेक्शन वर्ड याद रखोगे तो डेफिनेशन याद हो गई, क्योंकि सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। और परमुटेशन क्या है, अरेंजमेंट है, वहां पे ऑर्डर मैटर करता है। तो कॉम्बिनेशन इज ए सिलेक्शन, आगे बोलो। उसमें क्या था, परमुटेशन इज ए अरेंजमेंट ऑफ इन ए डेफिनेट ऑर्डर। तो यहाँ पे वहां पे डेफिनेट ऑर्डर था, यहाँ तो ऑर्डर है ही नहीं ना, है ना। तो इसमें ब्रैकेट में लिखो नॉट इन ए डेफिनेट ऑर्डर, है ना। ऑब्वियस बात है, ये तो डिफरेंस है। तो उधर लिखा था इन ए डेफिनेट ऑर्डर, इधर लिखो आप नॉट इन एनी डेफिनेट ऑर्डर, नॉट इन एनी डेफिनेट ऑर्डर। भाई यही तो बात है जो दोनों को अलग कर रही है, नहीं तो दोनों ही सेम है। नॉट इन ए एनी डेफिनेट ऑर्डर, फिर आगे क्या लिखा था, ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सेम यहाँ पर भी ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं वो तो हो जाएंगे हमारे एन। ठीक है, ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फिर आगे। हाँ, वही सेम चीज यहाँ पे, सारे उठा लो या कुछ एक उठा लो, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, टेकन सम और ऑल एट। तो सम पे भी ब्रैकेट अंडरलाइन कर लो, और क्योंकि दो ऑप्शन थे, या तो सारे उठा लो या कुछ एक उठा लो। जैसे अपने केसेस बनाए थे वहां पे परमुटेशंस में भी सारे उठाते तो क्या होता है, कुछ एक उठाते तो क्या होता है, इधर भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये बन गई कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन, बताओ। ठीक है ना। अब उसको डिनोट कराते थे अपन एनपीआर से, इसको डिनोट कराते हैं अपन एनसीआर से। उसको एनपीआर से डिनोट कराते थे, इसको एनसीआर से, है ना। तो जो हम ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं उसको डिनोट कराते हैं एन, और जो हमको उठाने हैं उसको हम डिनोट कराते हैं आर से, है ना। तो लिखिए द फॉर्मूला, द फॉर्मूला of finding the number of combinations, the number of combinations, the formula of finding the number of combinations। अच्छा, ऑब्वियस बात है यहाँ पे, ऑब्वियस बात है, जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट रेपिटेशन नॉट अलाउड। जब आप सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे मेरे को 15 में से 11 खिलाड़ी सेलेक्ट करने हैं, तो विराट कोहली पिक हो गया तो पिक हो गया ना, सेकंड नंबर पे वापस विराट कोहली पिक हो सकता है क्या, प्रैक्टिकली सोचो। तो कॉम्बिनेशन में तो अंडरस्टूड है, कोई कहे या नहीं कहे, रेपिटेशन नॉट अलाउड। ठीक है ना, सोचना ही नहीं है कि नहीं है। एक्चुअली रेपिटेशन अलाउड वाला केस तो एक्सरसाइज 7.1 के साथ ही खत्म हो गया था। परमुटेशन वाले थर्ड एक्सरसाइज में भी कभी भी रेपिटेशन अलाउड हुआ था क्या, नहीं। और रेपिटेशन जब अलाउ हो जाए ना, तो ना तो परमुटेशन होता है ना कॉम्बिनेशन होता है, केवल फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों में रेपिटेशन अलाउड नहीं होता है ना, ओके ना। तो वो लिखने की जरूरत नहीं ना, द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक है, ऑफ ऑफ एन, ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑफ एन। देखो डिफरेंट वर्ड यूज किया है कि डिस्टिंक्ट वर्ड यूज किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रुको। अगर डिस्टिंक्ट वर्ड यूज किया है तो हम भी डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करते हैं। डिफरेंट ही क्या है, चलो ठीक है। देखो डिफरेंट होता है किसी से अलग होना, डिस्टिंक्ट मतलब आपस में अलग अलग होना। करीब करीब सेम है, करीब करीब दोनों सेम है ना। ठीक है, जैसे मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं और चारों अगर अलग अलग हैं, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है कि मैं कहूँ 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, यानी 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी चारों के फीचर्स एक दूसरे से अलग है। और डिफरेंट जनरली दो के केस में काउंट होता है, जैसे मैंने कहा कि शी इज डिफरेंट फ्रॉम हर, वो उससे अलग है, वो उससे अलग है, तो वहां पे मैंने डिफरेंट वर्ड यूज किया है ना। दो के केस में जनरली हम डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं, और आपस में अलग होने में अपन करीब क्या यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मोर पर्टिकुलर मतलब है ना, एक तरीके से डेफिनेशन वाला वर्ड है या साइंटिफिक वर्ड है, ऐसे कहूँ डिस्टिंक्ट हो यानी फीचर्स में अलग हो। और डिफरेंट जनरल लैंग्वेज कैजुअल लैंग्वेज में यूज होने वाला वर्ड है ना, बस इतना डिफरेंस। द फॉर्मूला फाइंडिंग द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, of n different objects taken taken r at a time, taken r at a time, ठीक है, is given by
ये फॉर्मूला किस तरीके से डिफाइन किया गया है, पहले तो डिनोट कैसे किया गया है इस फॉर्मूले को, इज गिवन बाय सी, कॉम्बिनेशन का सी लेटर ले लिया, तो इसको कैसे डिनोट कराते हैं अपन, एन सी आर। जो ऊपर है वो तो टोटल अवेलेबल है, जो सेलेक्ट कर रहे हैं, जो पिक कर रहे हैं वो नीचे आर है। ठीक है, क्लियर है, एन सी आर। और इसका फॉर्मूला दिया हुआ है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो पी में हम क्या करते थे, एन माइनस आर करते थे, अभी भी करेंगे लेकिन पहले आर लिखेंगे, पहले आर फैक्टोरियल लिखेंगे और फिर वही एन माइनस आर फैक्टोरियल करेंगे। ओके, तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला बड़ा है उसके मुकाबले, बट इसका आंसर उसके मुकाबले छोटा है, क्योंकि जो बड़ी चीज है वो तो डिनोमिनेटर में, जो मतलब एक्स्ट्रा चीज है, जैसे देखो इस स्क्रीन पे देखो, ये इतना फॉर्मूला तो परमुटेशन का भी था, तो जो एक्स्ट्रा चीज है वो डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में कोई एक्स्ट्रा चीज होना उस नंबर को छोटा करता है, बड़ा नहीं करता है। समझ में आई बात? डिनोमिनेटर में कोई एक्स्ट्रा चीज लगा दी तो जो हटा दूं तो बड़ा नंबर है और लगा दूं तो छोटा नंबर है ना? समझ में आ रही ना? तो आपने देखा ना 12 थे परमुटेशन, लेकिन कॉम्बिनेशन तो 6 थे, तो कम होते हैं हमेशा करीब करीब, या फिर बराबर भी हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते, परमुटेशन से ज्यादा नहीं हो सकते, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन हमेशा उससे कम रहते हैं, तो इसलिए डिनोमिनेटर में ही डिवाइड हो रहा है। आपको फॉर्मूला लर्निंग टेक्निक बता रहा हूँ भाई, आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है। तो परमुटेशन नंबर परमुटेशन ज्यादा निकल के आएंगे तो डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा चीज नहीं लगी हुई है, कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कम निकल के आएंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ परमुटेशन, तो डिनोमिनेटर में एक एक्स्ट्रा चीज लगी हुई है, आर फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है, फॉर्मूला याद हुआ क्या? बोलो। परमुटेशन के फॉर्मूला में बस डिनोमिनेटर में आर फैक्टोरियल ऐड कर दो तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन रहा है। इज दिस क्लियर? सो मैं एक ब्रैकेट में कर, बस अब सारी चीज तो इस फॉर्मूला के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी, अब कुछ थ्योरम से उसकी बात करते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब जैसे अपन ने परमुटेशन में बात करी थी कि सर सारे उठा लें या एक भी नहीं उठाए, यानी एनसी एन और एनसी जीरो, तो उसका आंसर क्या आएगा उसकी बात करेंगे। ठीक है ना, दो केस बनाए थे ना अपन ने, एक तो सारे उठा लें और एक कुछ भी ना उठाए, तो आंसर क्या आएंगे। जैसे परमुटेशन में भी इसकी बात करी थी, कॉम्बिनेशन में भी इसकी बात कर रहे हैं अपन, है ना? तो लिखिए स्टार मार्क करके दो नोट लगा देंगे अपन। पहली चीज तो जब सारे उठा लें, द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, अब कॉम्बिनेशंस के ब्रैकेट में लिखते चलो, मतलब क्या है इसका, सिलेक्शंस, क्योंकि बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, कॉम्बिनेशंस बोले तो सिलेक्शंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, सारे के सारे उठा लिए, टेकन ऑल, बोलो, टेकन ऑल एट ए टाइम, सारे के सारे उठा लिए। ठीक है ना, इस गिवन बाय, तो ये फॉर्मूला सोचो कैसे बनेगा, उस फॉर्मूला से डिराइव कराओ। भाई एन में से एन ही उठा लिए, एन में से क्या करें हमने, बोलो, एन ही उठा लिए, तो एन सी एन ही हो जाएगा। तो एन सी एन को जब मैं फॉर्मूला से डिफाइन करूंगा तो क्या होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, पहले तो सिंगल आएगा एन फैक्टोरियल और फिर क्या आएगा, एन माइनस एन। बोलो समझ आया क्या? भाई ऊपर वाले फॉर्मूला में आर की जगह एन रख दिया है बस, ये देखो, ये आर की जगह क्या रख दिया, एन रख दिया, ये आर की जगह क्या रख दिया, एन रख दिया। ठीक है ना, क्योंकि एन में से एन ही उठा रहा हूँ, तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो बताए क्या होगा, क्या आंसर आएगा बताए, वन आंसर आएगा। देखो क्यों, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल, एंड व्हाट इज एन माइनस एन, जीरो फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल गेट कैंसिल्ड आउट, बोलो, एन फैक्टोरियल से तो एन फैक्टोरियल गेट्स कैंसिल्ड आउट, ये कैंसिल ये कैंसिल। और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है कि नहीं होती, बोलो। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, वन, वन बाई वन, यानी कि वन। ठीक है, ठीक है क्या, इसको करो ब्रैकेट में क्या, ये एक स्पेसिफिक केस हो गया, भाई सारे उठा लिए। अब दूसरा स्पेसिफिक स्पेसिफिक केस केस की कोई भी मत उठाओ। ठीक है, दूसरा स्पेसिफिक केस की कोई भी मत उठाओ, तो एक स्टार मार्क करो, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन, नो ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, नथिंग, कुछ भी नहीं उठा रहे हम, है ना? उसका आंसर भी बनाएगा पता है। अब आप खुद सोचो, देखो अपन फॉर्मूला से तो निकाल ही रहे हैं, वन आंसर आ रहा है। 11 खिलाड़ी है, 11 के 11 ही उठाने, सारे ही उठाने, तो एक ही तरीका है, उठा लो, क्योंकि ऑर्डर तो मैटर करता ही नहीं है ना यहाँ पे कि पहले किसको उठाया पहले किसको उठाया, कैसे भी उठा लो,
एक ही ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर 2 तो है ही नहीं ना, एक ही तरीका है। और मैंने कहा कि 11 खिलाड़ी है, कोई भी नहीं उठाना है, मत उठाओ किसी को भी, अभी अभी भी एक ही ऑप्शन है, अभी भी एक ही ऑप्शन है कि मत उठाओ, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो कॉम्बिनेशन के केस में सारे उठाना या कुछ भी नहीं उठाने का आंसर हमेशा वन आता है। दैट मीन्स एनसी एन भी वन आता है और एनसी जीरो भी वन आता है। एनसी एन का मतलब है सारे उठाना, एनसी जीरो का मतलब है कुछ भी ना उठाना। अच्छा, परमुटेशन के केस में एनसी जीरो का आंसर वन आता था बस, लेकिन एनसी एन का आंसर वन नहीं आता था। वहां पे एनसीएन का आंसर क्या आता था, एन फैक्टोरियल आता था। सारे उठाना वहां पे क्या होता था, एन फैक्टोरियल होता था। तो डिफरेंस है। ऐसे याद रखो कि कुछ भी नहीं उठाना तो दोनों का आंसर सेम है, परमुटेशन में भी और कॉम्बिनेशन में भी। लेकिन सारे उठाना तो डिफरेंट है। सारे उठाना तो परमुटेशन में आंसर होता था एन फैक्टोरियल, और कॉम्बिनेशन में उठाना का आंसर है वन। ठीक है, तो चार स्पेसिफिक केस याद रखने हमेशा आपको, शॉर्टकट के फॉर्म में। चलो दूसरा नोट बनाओ फटाफट, फिर आगे की बात करते हैं। खुद ही बना सकते हो, बोलो, लिखो क्या लिखोगे, बोलो। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, ब्रैकेट में लिख देता हूं पहले की तरह, सेलेक्शंस, ठीक है, ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन नो ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, टेकन नो ऑब्जेक्ट, जीरो ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, या टेकन नथिंग एट ए टाइम। ठीक है ना, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, तो एनसी जीरो, बट टेक्निकली बात करूंगा तो एनसी जीरो होगा, और फिर फॉर्मूला में सॉल्व करके देखोगे ना तो भी वही आएगा, एनसी जीरो ही आएगा। चेक करते हैं कैसे। एन, गिवन बाय एन सी जीरो। चलो फॉर्मूला से इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, एन फैक्टोरियल। सबसे पहले तो जीरो फैक्टोरियल लिख दूंगा ऐसे कैसे ही, और फिर एन माइनस जीरो लिखूंगा, बोलो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जीरो फैक्टोरियल, और एन माइनस जीरो क्या होता है, एन। तो ये पहले का वाला एक्सप्रेशन बन गया जो ऊपर बना था, सेम वही एक्सप्रेशन बन गया। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल खत्म, क्या बचा, वन बाई जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल क्या होता है पहले बता चुके हैं, वन होता है। ओके, तो वन डिवाइडेड बाय वन दैट इज इक्वल टू वन। तो इसमें भी एक ही सिलेक्शन या एक ही ऑप्शन बनेगा कि कुछ भी मत उठाओ। आप ऐसे सोचा करो कितने ऑप्शंस हैं, कितने सिलेक्शंस हैं, ना सोच के ऐसे सोचा करो कितने ऑप्शंस है, तो एक ही ऑप्शन है कि सबको ही छोड़ जाओ। ठीक है ना, एक को भी मत उठाओ, सबको छोड़। चलिए, तो यहां तक होपफुली सबको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन एज ए टॉपिक तो कवर हो चुका है। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन के कुछ एक फॉर्मूला हैं, कुछ एक थ्योरम्स है ना, मतलब वो थ्योरम्स ऐसे चलेगी, मतलब कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 6C3 7C4 क्या होगा बताओ बच्चों, 7C7 क्या होगा, ये होते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। ये वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, क्या है ये, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पे कुछ थ्योरम्स बनी हुई है जो हमको प्रूव भी करनी है, प्रूव करने के लिए भी आ सकती है, और हमेशा के लिए याद भी रखनी है कि ऐसा इसके बराबर होता है, ऐसा इसके बराबर होता है। एक थ्योरम तो आप इन दो एग्जांपल से समझ सकते हो, चेक करो। एनसी एन एनसी जीरो के बराबर होता है, एनसी एन एनसी जीरो के बराबर होता है। एक थ्योरम तो यहां से भी समझ सकते हो ना, बोलो, एनसी एन और एनसी जीरो बराबर होता है। तो इन शॉर्ट एक थ्योरम तो आपकी यहीं पे कवर हो गई। ठीक है ना, तो पहले आप हेडिंग डालो, थ्योरम्स, डायरेक्ट थ्योरम्स ऑफ, क्या हो गया, लिखो, डायरेक्ट हेडिंग डालो चाहे से, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थ्योरम्स, फॉर्मूला बेस्ड थ्योरम्स ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एक थ्योरम तो अभी अभी सीख लिया आपने, बताओ थ्योरम नंबर वन तो। अब देखो, हो सकता है आपकी एनसीईआरटी में सीक्वेंस अलग हो, थ्योरम 5 हो, थ्योरम 6 हो, क्योंकि कुछ एक थ्योरम उन्होंने परमुटेशन में भी लगाई है ना। अपन ने तो जनरल बात में बात करी है, उन्होंने उसको थ्योरम करके बात करी है, तो हो सकता है वो सीक्वेंस अलग हो जाए, बट कोई बात नहीं, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो पहली थ्योरम हमारे हिसाब से कॉम्बिनेशन की पहली थ्योरम है जो ऊपर हमने लिख दी है, कि एन सी एन करो या एन सी जीरो करो, दोनों सेम आते हैं और दोनों किसके बराबर आते हैं, वन। इसके सामने लिख दो कि इसका प्रूफ जो है हम कर चुके हैं, ऊपर कर चुके हैं ना। किसी को करना हो तो ऊपर से देख सकता है, कर देख सकता है ना। इसके सामने लिख दो प्रूव्ड अबव,
क्योंकि सारी थ्योरम का प्रूफ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में पूछ लेते हैं कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन, है ना। तो इसका प्रूफ कहाँ है साहब, ऊपर है। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दो, पहले एनसीएन को अलग सॉल्व कर दो, फिर एनसी जीरो को अलग अलग सॉल्व कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं अगली थ्योरम के बारे में। तो अब अपन एनसीईआरटी का रेफरेंस लेंगे और देखते जाएंगे कौन कौन सी थ्योरम है। तो थ्योरम नंबर 2, चलो। तो अब जो थ्योरम नंबर 2 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एनपीआर इक्वल टू एनसीआर। हाँ, थ्योरम नंबर, ये जो ये दो थ्योरम्स, एक ये और एक इसके अगले वाली, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, ये थ्योरम क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक मिक्स थ्योरम है ना। यार उससे पहले एक थ्योरम दूसरी सीखो, फिर ये सिखा दूंगा मैं, है ना। एक थ्योरम दूसरी सीखो, हो सकता, मैंने क्या कहा, सीक्वेंस मैटर अलग 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 हो सकता है ना। एक थ्योरम सीखो आप, देखो, एनसीआर और एनसी एन माइनस आर दोनों सेम होते हैं हमेशा। क्या कहा मैंने, एनसीआर और एनसी एन माइनस आर, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो, मैंने कहा 7C3, एक जगह तो मैंने कुछ भी ले लिया 7C3, एक जगह मैंने ले लिया 7C, और अब मैंने नीचे क्या लिया, इन दोनों का डिफरेंस 7 - 3 यानी कि 4। इन दोनों का आंसर सेम आएगा। इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। प्रूव करके बताऊं, देखो 7C3 और 7C4 का आंसर सेम कैसे आएगा। 7C3 को कैसे एक्सपेंड करोगे, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, पहले 3 लिखोगे और फिर 7 और 3 का डिफरेंस यानी कि 4 फैक्टोरियल लिखोगे। अब इसको सोल्व तो अपन कर लेंगे, जो भी आएगा। इधर देखते हैं, इधर क्या कैसे सोल्व करोगे, 7 फैक्टोरियल, पहले 4 लिखोगे और फिर 7 में 4 गई 3। चेक करो, दोनों सेम ही तो आ रहे हैं। अब सोल्व करने के बाद तो आंसर तो निकालेंगे, लेकिन सेम ही एक्सप्रेशन बन रहा है ना, बोलो, सेम एक्सप्रेशन बन रहा है। ठीक है, तो क्या सीखे कि कोई भी हमको कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, जैसे 7 की छोड़ो, अब 20C11 ले लिया मैंने, तो बताओ अब ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। 20C11 ले लिया, तो 20C किसके बराबर होगा ये हमेशा, 11 तो इधर आ गया ना, उधर क्या आएगा, 12 ना। अरे इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 9, तो 20C11 हमेशा 20C9 के बराबर होगा। 20C11 हमेशा, देखो यहाँ पे हमने लिया NCR, तो आगे क्या लेना है, N तो सेम लेना है, नीचे क्या लेना है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस है ना, N में से R को घटा के। अब देख लो, प्रूव करके देख लो ना। 20C11 को बोलो क्या लिखोगे, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11, तो एज इट इज लिख दोगे, और फिर 12 और 11, 20 और 11 का डिफरेंस 9 फैक्टोरियल। इधर आ जाओ, 20 फैक्टोरियल, पहले तो 9 को तो एज इट इज लिख दोगे, और 20 और 9 का डिफरेंस 11 फैक्टोरियल। सेम एक्सप्रेशन बना कि नहीं बना, बन गया ना। चलो एक और ट्राई करते हैं, अब बताना अपने आप। लेटर से मैंने यहाँ लिख दिया 37C25, तो एक ही झटके में बताओ ये 37C किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ, ध्यान से सुनना, क्या मैं ये कह सकता हूँ, आगे चल के क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल्स में, कि अगर इन दोनों का सम n के बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, नहीं तो नहीं है। देखो, 35 और 12 का सम 37 के बराबर है ना, है ना। अगर इन दोनों का सम 25, जो नीचे दो लोग बैठे हैं इनका सम टोटल जो ऊपर बैठा है उसके बराबर है, तब तो ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर है, अदरवाइज नहीं है। इधर भी देख लो, r और n - r का सम करूंगा, तो r से -r कट जाएगा, बचेगा क्या, n, ऊपर वाले से बराबर हो गया ना। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो अभी बताइए, है ना, बहुत अच्छी सी एक क्लासिक थ्योरम है, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल को मेरे पास कुछ सोल्व कर रहा हूँ मैं कॉम्बिनेशन का, और मेरे सामने ऐसी चीज आ गई 7C2 + 7C5, तो मैं क्या दोनों को अलग अलग निकालूंगा ना, या तो ये निकालूंगा सेम टू सेम ये लिख दूंगा, या फिर ये निकालूंगा, या तो सेम 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 टू सेम ये लिख दूंगा। क्यों, कैसे पहचाना मैंने, अरे यार मैंने देखा 2 और 5 मिलकर 7 ही तो होते हैं, 2 + 5 क्या होता है, 7 ही तो होता है, तो इसका और इसका आंसर सेम है, दोनों बराबर है। तो कोई भी एक फाइंड आउट करूंगा, या तो ये फाइंड आउट करूंगा या फिर वो फाइंड आउट करूंगा, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। समझ आई बात, क्लियर है। ठीक है, तो एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम, देखो पहले तो ये तो है मेन थ्योरम, ये तो है मेन थ्योरम। अब इसका प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले एलएचएस उठाते हैं। एलएचएस क्या है, क्या है एलएचएस, एन सी आर, ओके। तो इसको मैं खोलूंगा तो कैसे खुलेगा, ये एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल, ऐसे ही खुलेगा क्या। ठीक है, अब आप आरएचएस उठाओ, अब आप आरएचएस उठाओ। तो एन, अभी जैसे एग्जांपल में प्रूव करके बताया ना, सेम टू सेम ऐसे NC n - r रखो। तो इसका, इसको खोलने का तरीका भी क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब पहले क्या रखूंगा बताओ,
देखो पहले तो क्या होता है, नीचे वाली चीज एज इट इज आ जाती है, और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल। ठीक है ना, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ये बना हुआ है कि पहले तो नीचे वाली चीज को ले लो एज इट इज, और फिर इन दोनों का डिफरेंस आगे ले लो। तो अब इधर नीचे वाली चीज क्या है, एन माइनस आर, तो पहले एन माइनस आर का फैक्टोरियल आ जाएगा बोलो, और उसके बाद क्या आएगा, इसमें से इसको घटा के, इसमें से इसको घटा के, यानी एन में से मैं एन माइनस आर घटा दूंगा, इतने का फैक्टोरियल बोलो। समझ आया क्या भाई, इस n में से मैं क्या करूंगा, इस n माइनस आर को घटा दूंगा, तो n माइनस आर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो n माइनस एन तो कट जाएगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो n माइनस एन तो कट जाएगा, और माइनस ऑफ माइनस आर क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा, तो प्लस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं लिख दूंगा कि ये एग्जैक्टली आर एच एस के एल एच एस के बराबर आ चुका है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एन माइनस एन कट के ये भी क्या बच गया, आर फैक्टोरियल। सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गई थ्योरम, तो एग्जाम में आ जाता है इसे प्रूव करना। दोनों सेम आ गई ना, बोलो आई कि नहीं आई, बोलो शिवम, एल एच एस और आर एच एस सेम आई कि नहीं आई। ठीक है ना, ये तो मैटर ही नहीं करता ना कि आर फैक्टोरियल पहले लिखा है या आर फैक्टोरियल बाद में लिखा है, या एन माइनस आर फैक्टोरियल बाद में लिखा है और एन माइनस आर फैक्टोरियल पहले लिखा है, ये चीज तो मैटर करती नहीं, क्योंकि ए इन टू बी करूं या बी टू ए करूं, you'll गेट द सेम आंसर, कम्यूटेटिव होते हैं दोनों मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, ठीक है, तो सेकंड नंबर थ्योरम समझ में आई। और सेकंड नंबर थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। कुछ एक थ्योरम तो चलो केवल थ्योरम के रूप में, पर वो क्वेश्चन सॉल्व करने में इतनी ज्यादा काम नहीं आती, कभी कभी काम आती है, लेकिन ये तो करीब करीब हमेशा काम आएगी। आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करोगे ना, वहां पे बड़ी काम आएगी। ठीक है ना, समझ में ये बात, 52 में से 4 पत्ते सेलेक्ट करना और 52 में से 48 पत्ते सेलेक्ट करना सेम आंसर है, 52C48 और 52C4, क्योंकि 48 प्लस 4 मिलके 52 बनाते हैं। ठीक है ना, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमको आसान करके देगी थ्योरम। चलो अगली थ्योरम फिर आपकी बुक की ले लेते हैं उसी सीक्वेंस में। थ्योरम नंबर 3, वो क्या कह रहा है देखना ध्यान से, वो कह रहा है कि एनसीआर निकाल रहे हो ना आप, एनसीआर निकाल रहे हो ना आप, तो आप एक काम करो एनपीआर निकाल लो पहले तो। देखो क्या कह रहा है, एनपी नहीं उल्टा कह दिया मैंने, सॉरी। एन एनसीआर, देखो एक तरीके से ऐसे लिख सकते हो आप, एनसीआर निकाल रहे हो ना, आप खुद सोचो, एनसीआर का फॉर्मूला एनपीआर के फॉर्मूले से मैच कर रहा था, बस बस एक आर फैक्टोरियल नीचे आ रहा था, तो ये आर फैक्टोरियल को अगर मैं उधर भेज दूं तो एनपीआर का फॉर्मूला बन गया एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। ये तो कह रहा है, तो बड़ी बात है क्या, चेक करो, ये तो कह रहा है एनपीआर इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, चेक करो, ये तो कह रहा है ये एनपीआर इक्वल टू एनसीआर, बीच में कुछ नहीं है, दैट मीन इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, जहां पे आर की वैल्यू जीरो और एन के बीच में होती है तो सबको पता ही है, आर की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, और वैसे ये जीरो के आगे इक्वल टू का साइन नहीं लगाता, लेकिन जनरली ये भी लगना चाहिए, क्योंकि आर की वैल्यू हम जीरो भी लेते हैं, जैसे कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है कि कुछ भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक केस में अगर सोचे तो पॉसिबल है। अभी जैसे अपन ने लिखा ना, टेकन नो ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, तो नो ऑब्जेक्ट एट ए टाइम मतलब होता है कुछ भी नहीं उठा रहे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि 15 में से एक भी मत उठाने के कितने तरीके हैं, है ना, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन नहीं आएगा, लेकिन हो तो सकता ही है ना, तो इसलिए हम तो डंडा लगा के सीख रहे हैं, अभी तक हमने परमुटेशन में भी डंडा लगा के सीखा था। ओके, तो थ्योरम नंबर 5 इज वेरी इजी, फिर भी लिख लो आप, हमारी सीक्वेंस में थर्ड नंबर आ रही है, तो ये क्या कह रहा है कि एनपीआर जो होता है ना, एनपीआर जो होता है ना, वो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल के बराबर होता है। ये तो हो गई थ्योरम, ये तो हो गई बेटा theorem। इसको तो कर दो ब्रैकेट में पैक, दिस इज द मेन थ्योरम, दिस इज द मेन थ्योरम। ओके, ऊपर भी थ्योरम कौन सी थी उसको ब्रैकेट में पैक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थी खैर। ठीक है, अब इसका प्रूफ की बात करते हैं, तो इसका प्रूफ अभी करके ही बता दिया वैसे तो मैंने, है ना, आप एनसी आप जरूर हो ना पहले एलएचएस उठाओ, आप पहले आरएचएस भी तो उठा सकते हो, सपोज करो मैं पहले आरएचएस उठाता हूँ, अच्छा प्रूव हो सकता है बुक में अलग तरीके से कर रखा हो, अपन अलग तरीके से कर रहे हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले क्या उठा रहा हूँ, आरएचएस। आरएचएस वाला पार्ट क्या है, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, ये आरएचएस वाला पार्ट है कि नहीं है। ठीक है, एनसीआर का फॉर्मूला आप सब जानते हो क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पहले तो आर एज इट इज, और उसके बाद एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है।
लेकिन इसके आगे आर फैक्टोरियल और लगा हुआ है, चेक करो, इसके आगे आर फैक्टोरियल और लगा हुआ है ना, तो उसके आगे आर फैक्टोरियल और लगा दिया। अब ये आर फैक्टोरियल इस वाले इस फॉर्मूला के अंदर जो आर फैक्टोरियल निकल के आया और जो एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या मेरे पास, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल बचेगा ओनली, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर। अरे ये तो एनपीआर का फॉर्मूला होता है, पिछले एक्सरसाइज में सीखा है अपन ने, होता है कि नहीं होता है, ये तो एनपीआर का फॉर्मूला होता है, और एनपीआर मेरा एलएचएस है, हो गया प्रूव्ड। आरएचएस से उठा के एलएचएस पे आ गया मैं। अब हो सकता है बुक में एलएचएस को उठा के आरएचएस में गया वो, तो मुझे ये ज्यादा आसान लगा, मैंने ऐसे प्रूव कर दिया, कैसे भी प्रूव करना है ना। ठीक है, क्लियर है ये चीज। और कोई थ्योरम है तो देख लेते हैं। ये हो गई। और देखो ये इन्होंने ऑब्जर्वेशंस में लगाया, चेक करो कि अगर मैं एनसी जीरो करूं तो भी बना रहा है, ठीक है ना, और एनसी एन करूं तो भी बना रहा है, ये हमने वैसे ही लिख दिया नोट बना के, है ना। देखो एनसी एन करूं तो भी क्या आ रहा है, सारे उठाने का तरीका भी एक है, ओके, ठीक है। और एनसी जीरो करूं, कुछ भी ना उठाऊं, तो वो तरीका भी क्या है, उसका आंसर भी बना, ये हमने नोट बना के लिख दिया है, तो कुछ छोड़ नहीं रहे हम, है ना। चलो ये वाली थ्योरम हमने अभी इससे पहले ही कर ली कि एनसी एन एन माइनस आर करो, एनसी एन माइनस आर करो या एनसीआर करो, सेम इससे पहले कर दिया हमने, जस्ट मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी, मैंने ये पहले करवा दी, ओके। देखो कुछ चीजों को ऑब्जर्वेशन में कह के कहता है, कुछ को किस में कह के कहता है, हमको तो सारी चीजें सीखनी है। यस, एक ये लास्ट थ्योरम और है। अ, हम्म, पिछली वाली थ्योरम में अपन ने एक ऑब्जर्वेशन जो है, इससे पिछली वाली थ्योरम में हमने एक ऑब्जर्वेशन जो है केवल बोल दिया लेकिन लिखा नहीं, है ना। केवल बोल तो दिया, क्या बोला था मैंने कि ये दोनों एक्सप्रेशन कब बराबर होंगे, जब ये दोनों चीजों का सम एन आ रहा है, बोल तो दिया लेकिन लिखना भूल गया, तो वो लिखो, ठीक है ना। तो इस थ्योरम से ही एक दूसरी थ्योरम का जन्म होता है, इसी के सामने लिख दो, बस प्रूफ नहीं करना हमको। इसी से दूसरी थ्योरम का जन्म होता है कि एन सी ए बराबर एन सी बी हो जाएगी, एन सी ए बराबर एन सी बी हो जाएगी इफ ए प्लस बी का सम ऊपर एन के बराबर आ रहा होगी कि नहीं होगी। वही तो बात करी थी अब अपन ने, जैसे 7C5 और 7C2 बराबर होंगे, क्योंकि 5+2 7 है, अगर उन दोनों का सम ऊपर वाले के बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे, अदरवाइज ये बराबर नहीं होंगे, तो उसी से इसका जन्म हुआ है ना। इधर भी आप देख लो, आर और एन माइनस आर का सम जो है एन के बराबर है, तो ही ये दोनों बराबर है, अदरवाइज ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसमें से इसकी स्पेसिफिक थ्योरम कह सकते हैं अपन, है ना। इसका प्रूफ नहीं करेंगे हम, बस इससे ये चीज बन के आई है, ये याद रखें। तो एक लास्ट थ्योरम है हमारे पास, ठीक है, ये हो गया नोट डाउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो लास्ट थ्योरम जो है ये वाली, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल टू N+1, ये थ्योरम जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में इतनी काम नहीं आती है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में मैंने आपको क्या कहा था, देखो पहला क्वेश्चन ही क्या है, पहला क्वेश्चन ही क्या है, चेक करो, मैंने क्या कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसमें एन निकालो, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो 9 और 8 17 हो जाएगा एन। भाई एन सी ए और एन सी बी तभी बराबर हो सकते हैं जब ए प्लस बी का सम एन के बराबर हो, तो यहाँ पे 9 और 8 का सम एन के बराबर होगा, 9 और 8 17, तो एन की वैल्यू 17, सीधे आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम ही यही है जो अपन ने सबसे पहले करी है ना। चलो इस थ्योरम को एक बार खत्म करो, ये केवल प्रूफ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बट इसका एक्चुअल जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इतना ज्यादा रोल नहीं है, थोड़ी लंबी भी है। चलो देखो, लास्ट थ्योरम है एनसीआर, हमारे सीक्वेंस में कौन से नंबर की थ्योरम आ रही है, ये फोर्थ नंबर। थ्योरम इज एनसीआर, एनसीआर प्लस, एक कम कर दो, NCR-1, तो ये चीज इक्वल होगी N+1 CR। अब क्योंकि थ्योरम है तो आई विल से कि याद तो करनी पड़ेगी, देखो मजबूरी है, ठीक है, क्योंकि मान लो वन लाइनर क्वेश्चन बन गया, तो प्रूव करने बैठोगे तो आपका नुकसान है, और एक ही झटके में याद होगी, एक लाइन में याद होगी तो आपका फायदा है। तो फॉर्मूला, इस एक फॉर्मूला समझ लो, थ्योरम समझ लो, इसको याद करना। ओके, लेट्स सी। हम्म इसको पहले तो ब्रैकेट में पैक कर देते हैं और इसका प्रूफ करते हैं, फिर सारी थ्योरम्स हमारी कवर होगा। और अनुष्का देखो भाई, एग्जाम्पल्स के साथ साथ, एग्जाम्पल्स को भी साथ साथ कर रही है, 10 मिनट पहले आ जाती है, एग्जाम्पल्स पूछती है,
आपका कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, आपको पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना, मेरे को अभी तक तो डाउट है। आप क्लास में भी टाइम पे नहीं आ रहे हो ना, एग्जाम्पल्स कर रहे हो पहले वाले पूरे हो गए, कोई डाउट नहीं है उसमें? तो उसमें पूछोगे क्यों, साथ के साथ पूछने में शर्म आती है क्या? साथ के साथ ही सॉल्व हो जाए तो बढ़िया नहीं है क्या? चलो, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन ये होता है। तो करने का तरीका तो वही है कि एलएचएस उठा लो, आरएचएस उठा लो और दोनों को बराबर प्रूव कर दो, है ना। और इससे आसान तरीका क्या होगा, चलो लेटर से मैं एलएचएस उठा लेता हूँ। एलएचएस, तो एलएचएस क्या है मेरे पास, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। चलो दोनों को एक्सपेंड करना आता है ना आपको बेटा, एनसीआर को एक्सपेंड करो, क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल पहले आ जाएगा और एन माइनस आर फैक्टोरियल बाद में आ जाएगा, आएगा। ठीक है, बीच में क्या साइन है, प्लस। इधर आओ, एनसीआर माइनस वन को एक्सपेंड करो बेटा, तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पहले क्या आएगा, आर माइनस वन फैक्टोरियल, और बाद में क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, किन दोनों का, एन का और आर माइनस वन का। यस सुनो, ठीक है, समझ आया। चलो तो थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो इट विल बी लाइक, इट विल बी लाइक एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ सेकेंड वाली टर्म को, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ये तो समझ में आ गया होगा। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो एन माइनस आर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो एन माइनस आर प्लस वन हो गया, एन माइनस आर प्लस, एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। यहां तक बातें क्लियर हैं क्या? अब देखो, इसको आगे सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है, इस एक्सप्रेशन को आगे सिंप्लीफाई करने का। अब ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन बन गया, अब ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नहीं है, अभी इस समय ये किसका क्वेश्चन है, फैक्टोरियल नोटेशन का। आपको ऐसी, इसको या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है या इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और तो कोई तरीका है नहीं, बताओ। तो देखो, यहाँ पे एन फैक्टोरियल है, यहाँ पर भी एन फैक्टोरियल है, यहाँ पे आर फैक्टोरियल है, लेकिन वहां पे आर माइनस वन फैक्टोरियल है। तो मुझे बताओ, या तो मैं आर को लिख दूं आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, या फिर मैं आर माइनस वन को लिख दूं आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर। दोनों में से किसी एक चीज को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर, नहीं आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू आर इंटू आर माइनस, नहीं आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होगा, देखो आर फैक्टोरियल का लिख सकता हूं मैं, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूं, है ना। हाँ तो ठीक है, अगर मैं इसको आर से डिवाइड कर दूंगा तो आ गया ना आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो या तो इसको इस फॉर्म में लिखना है या तो इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक चीज ये समझ में, ये दोनों सेम है ये तो मुझे पता है। अब इन दोनों को भी मैच करना है, इन दोनों को भी मैच करना है। दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसमें देखो, इसमें भी एन माइनस आर है, इसमें भी एन माइनस आर है, लेकिन इसमें प्लस वन और है एक्स्ट्रा, तो ये बड़ा है। और इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, इसमें से और इसमें से बड़ा कौन सा है, ये। तो देखो एक काम करो, इसको तो एक्सपेंड कर दो, बड़े को एक्सपेंड करना ज्यादा सही रहता है, इसमें इसको एक्सपेंड कर दो, इसको छोड़ दो, और इसमें इसको एक्सपेंड कर दो, उसको छोड़ दो, करके देखते हैं क्या होता है। अभी थ्योरम प्रूव करनी है, जरूरी नहीं है बुक वाली स्टेप से ही करें, हमको तो सिंप्लीफाई करना है चीजों को, करते हैं। और ऊपर छेड़ो ही मत, क्योंकि ऊपर तो बराबर है। चलो करते हैं। सो इट विल बी लाइक एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, क्योंकि आर बड़ा है दोनों से कंपैरिजन में, तो आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल कर सकता हूँ उसको एक्सपेंड, ऐसे बोलो। और आगे एन माइनस आर फैक्टोरियल तो क्या है, छोटा है ना, तो उसको छेड़ो ही मत, इसको एज इट इज छोड़ दो, एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस, इधर आओ एन फैक्टोरियल, और आर माइनस वन फैक्टोरियल को छेड़ा ही नहीं, क्योंकि दोनों में से एक को छेड़ेंगे एक को छोड़ेंगे, तो इसको तो छेड़ दिया, इसको तो छेड़ दिया, तो उसको छोड़ दिया, एक को छेड़ेंगे एक को छोड़ेंगे, ठीक है। अब इस केस में इसको छोड़ दिया तो उसको छेड़ेंगे एंड इसको एक्सपेंड करेंगे, दैट मीन्स, तो एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल को लिख सकता हूं मैं एन माइनस आर प्लस वन, पहले तो सेम टू सेम गुणा, अब एक कम कर दो, तो एक कम कर दो तो प्लस वन है वो हट जाएगा, प्लस वन माइनस वन कर जाएगा ना, समझ आ रहा है। तो क्या बचेगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल। इज दिस क्लियर? अब इनमें से जो जो चीजें कॉमन आ रही है वो निकाल लो, बताओ। एन फैक्टोरियल न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है क्या? डिनोमिनेटर में क्या क्या कॉमन है? एक तो आर माइनस वन का फैक्टोरियल दिख रहा है मुझे, दिख रहा है आपको भी, दिख रहा है, और एक एन माइनस आर का फैक्टोरियल कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है। ये कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचता है, देखो एन फैक्टोरियल तो निकाल लिया आपने न्यूमरेटर से, तो वन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से क्या क्या निकाला, ये निकाला और ये निकाला, क्या बचा, आर, तो ऊपर वाला मतलब पहली टर्म तो वन बाई आर बच गई,
प्लस अगले वाले एक्सप्रेशन से क्या क्या निकाला, एन फैक्टोरियल आ चुका, आर माइनस वन फैक्टोरियल आ चुका, एन माइनस आर फैक्टोरियल आ चुका, क्या बचा, एन माइनस आर प्लस वन, और ऊपर वन बच गया, तो वन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर प्लस वन। क्लियर। चलो अब इस ब्रैकेट के अंदर वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर दो, और फिर जितना सॉल्व हुआ छोड़ दो, फिर आरएचएस उठा लो और सेम आ जाएगा आपका, ठीक है। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। आओ, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, यही एलसीएम आएगा, बोलो, आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, यही एलसीएम आएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो दिस इंटू वन प्लस दिस इंटू वन, यही तो होगा। तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एन माइनस आर प्लस वन, प्लस यहाँ पे आर वन जा आर, ओके। तो माइनस आर प्लस आर तो कैंसिल आउट हो गया, चेक करो, माइनस आर प्लस आर तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा चेक करता हूं मैं, बाहर वाली चीजें एज इट इज, और अंदर वाली चीजें कुछ ऐसी दिखाई देंगी कि माइनस आर से प्लस आर कटने के बाद क्या आएगा, ये एन प्लस वन डिवाइडेड बाय आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन। इज दिस क्लियर, ठीक है। अब सुनना ध्यान से सुनना, देखो अब मैं आरएचएस को अलग से उठाने की जरूरत ही नहीं, आपका काम ही हो गया। मुझे बताओ एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल होगा नहीं होगा, होगा ना, एक बड़ा वाला आंसर आएगा। देखे जैसे कि 6 फैक्टोरियल इंटू उससे बड़ा नंबर ले लूं 7, तो ये मिलके 7 फैक्टोरियल हो गए नहीं हो गए। एक नंबर अगर मैं बड़ा ले लूं तो बड़े वाला फैक्टोरियल बन जाता है, तो एन फैक्टोरियल और एन से एक नंबर बड़ा एन प्लस वन फैक्टोरियल बन चुका है ना। तो इट विल बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आ गया, तो एक काम करो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, ताकि आपको समझ में आए कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो इट विल बी लाइक, देखो चलो मैं अलग अलग ही कर देता हूँ, एन फैक्टोरियल गुणा एन प्लस वन, फिर अगले स्टेप में लिख दूंगा इसको एन प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आप पहचानो कौन किन से गुणा हो सकता है, तो ये इससे गुणा हो सकता है क्योंकि इन दोनों में एक का ही डिफरेंस है, जिन दोनों में एक का डिफरेंस है वही गुणा हो सकते हैं। तो आर माइनस वन और आर में एक का ही डिफरेंस है, ये दोनों गुणा हो सकते हैं, और एन माइनस आर और एन माइनस आर प्लस वन में भी एक का ही डिफरेंस है, ये दोनों गुणा हो सकते हैं। तो दोनों को अलग अलग कर दो, यानी कि आर माइनस वन फैक्टोरियल गुणा तो कर दो आर, एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि ये अलग चल रहा है, इंटू, और अगले ब्रैकेट में क्या करो, एन माइनस आर फैक्टोरियल गुणा कर दो आप एन माइनस आर प्लस वन। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ओके फाइन, ठीक है। अब आप दोनों फैक्टोरियल को, तीनों फैक्टोरियल को, न्यूमरेटर में एक फैक्टोरियल आ रहा है, डिनोमिनेटर में दो आ रहे हैं, तो अभी अभी आपको मैंने बताया किसी फैक्टोरियल को उसके बड़े नंबर से गुणा कर दूं तो बड़े नंबर का फैक्टोरियल मिल जाता है, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, एन प्लस वन का फैक्टोरियल, एक नंबर बड़ा है ना वो उससे। और डिनोमिनेटर में देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये छोटा फैक्टोरियल फॉर्म में और बड़ा सिंगल नंबर फॉर्म में, तो छोटे नंबर के फैक्टोरियल को एक नंबर बड़े से, ये इससे एक नंबर बड़ा है कि नहीं है, आर माइनस वन से आर एक नंबर ही तो बड़ा है, दोनों का डिफरेंस वन का ही है, तो क्या हो जाएगा, आर फैक्टोरियल हो जाएगा, क्या बोलो, ये हो जाएगा आर फैक्टोरियल। अच्छा इधर बताओ जरा, ये इससे एक बड़ा है कि नहीं है, प्लस वन ही तो हो रहा है इसमें, तो बड़े नंबर का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्या बोलो, क्या हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर में नो चेंज, न्यूमरेटर में नो चेंज, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी आर फैक्टोरियल में तो नो चेंज, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूं क्या, चेक करो, एन प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल। भाई मैंने एन प्लस वन को साथ में लिख दिया, माइनस आर को अलग कर दिया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, अरे बेटा ये तो एन प्लस वन सी आर का फॉर्मूला बन गया, चेक करो, चेक करो, एन प्लस वन सी आर का फॉर्मूला नहीं हुआ क्या ये, ठीक है। देखो एन प्लस वन सी आर कैसे करते आप, एन प्लस वन फैक्टोरियल यहां लिखते, आर फैक्टोरियल यहां लिखते, लिखते कि नहीं लिखते, और फिर बाद में इन दोनों का डिफरेंस करते, तो एन प्लस वन माइनस आर करते, ये कर दिया आपने अंदर, ठीक है। तो हमने तो डायरेक्ट एलएचएस से आरएचएस प्रूव कर दिया, एक्चुअली शायद बुक में आप खोल के देखोगे ना तो एलएचएस अलग कर रखा है और आरएचएस अलग कर रखा है, वैसे भी कर सकते हो, चाहो तो एलएचएस को अलग सोल्व करो, जहां तक सोल्व हो रहा है, जहां तक समझ आ रहा है छोड़ दो, फिर आखिरी में फिर आरएचएस उठाओ उसको भी सोल्व करो, जहां तक सोल्व हो रहा है दोनों को एक जगह आके मिला दो, वो भी एक तरीका होता है चीजों को प्रूव करने का।
इज दिस क्लियर? समझ आया? तो थ्योरम थोड़ी लेंदी है, बट ये क्वेश्चन फॉर्म में आ सकती है, ये क्वेश्चन फॉर्म में आ सकती है, इसका एप्लीकेशन इतना नहीं है, बट ये क्वेश्चन फॉर्म में आ सकती है। जाना है स्कूल? ओके। तो अब क्या बचता है हमारे पास, एक बार रुको। आपका स्कूल कितने बजे का? हम्म। हम्म। 8 बजे। चलो, तो थ्योरम 6 हो गई हमारी। अच्छा, इसमें भी देखो LHS RHS ही किया है ना? ओके। 17 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सीधे ही बता चुका हूँ। एक बार देखो एग्जाम्पल 17 में आपको सीधे बता चुका हूँ कि अगर NC9 और NC8 बराबर हैं तो वो एक ही सूरत में बराबर होंगे, जब 9+8 का सम n के बराबर होगा। जब 9+8 का सम किसके बराबर होगा? n के बराबर होगा। दैट मीन्स इसने n की वैल्यू पूछी थी, सीधे 17 आ गई। सिंपली कर सकते हो। अब देखो यहाँ से जो वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रही है ना, ये है एक्चुअल एग्जाम मटेरियल जो आपके क्वेश्चन में आएंगे, यानी एग्जाम्पल नंबर 18 एंड 19 आर वेरी वेरी क्रूशियल, जिसमें से टाइम नहीं बचा, नहीं तो 19 तो मैं खुद करवाता। कार्ड वाला क्वेश्चन है ना। 18 एंड 19 आर वेरी वेरी क्रूशियल। तो ये 18 एंड 19 आप एक बार घर से पढ़ के आए, कितना समझ आता है नहीं आता है फिर मुझे बताओ। फिर कल हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। डोंट वरी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, बट आप एग्जाम्पल्स घर से करके आओ 18 एंड 19, है ना? चलो, एक्सरसाइज कर लेंगे तो एग्जाम्पल्स भी हो जाएंगे, नो डाउट। फिर जो कार्ड वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएगा ना, तो कार्ड की नॉलेज मैं वहां दे दूंगा, अभी 52 कार्ड होते हैं, ये सब होता है। वैसे इधर देता पर टाइम नहीं बचा, तो मैं एक्सरसाइज में दे दूंगा ये नॉलेज। ओके, तो वेट फॉर द एक्सरसाइज, टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 7.4। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।